हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 10th फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन इट। द लिंक हैज बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट टू आवर डिस्कशन। 6 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज जजेज मस्ट नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या मतलब है इसका? तो सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि कोई आपका केस है, उस केस में आपका डेथ पेनल्टी के प्रोविजन है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन है, या फिर आपका फाइनेंशियल पेनल्टी है। तो जजेज जब भी फैसला सुनाएंगे लेट्स से, तो जो डेथ पेनल्टी है उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देने की जरूरत है। पहले जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइनेंशियल पेनल्टी, इन सब को कंसिडर किया जाए। एंड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज ऑप्शन, अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो फिर डेथ पेनल्टी के ऑप्शन पर जाया जाए। सिंपली ये मतलब हुआ। तो ये जो जजमेंट है कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट होगा टू द एंटी डेथ पेनल्टी काउज। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो ट्रायल जजेज हैं उनको डेथ पेनल्टी के ऑप्शंस के फेवर में जाने की जरूरत नहीं है, मियरली कि जो क्राइम है वो ड्रेडफुल नेचर का है एंड ये हार्मफुल इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी को। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि द ट्रायल जजेज शुड ऑल्सो इक्वली कंसिडर द अदर ऑप्शंस लाइक इन फेवर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर अदर ऑप्शंस लाइक फाइनेंशियल पेनल्टी अलोंग विथ द जेल टर्म। तो कहने का मतलब यही है कि अन्य जो ऑप्शंस है उसको पहले कंसिडर कर लिया जाए, देन वी शुड गो टू द डेथ पेनल्टी ऑप्शन। एंड जजेस ने साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी के इवोल्यूशन के बारे में भी बताया। जो प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी है ये क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी सिंपली यही कहता है कि हमें जब भी कोई क्राइम या केसेस से रिलेटेड जजमेंट देना है तो अन्य जो ऑब्लिगेशंस है सोसाइटी के वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिजर्विंग द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, एज वेल एज अदर सोसाइटियल काउजेज, कलेक्टिव कंसर्न्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सब भी फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। और कहने का मतलब यही हुआ कि वी शुड लुक फॉर द अदर ऑप्शंस बिफोर गोइंग टू द डेथ पेनल्टी ऑप्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सोसाइटियल कॉजेज की बात करते हैं। टिल लेट्स से कि कोई आपका कन्विक्टेड है, तब उसको डेथ पेनल्टी अगर दी जाएंगी तो हमें थोड़ा सा छानबीन करने की जरूरत होनी चाहिए कि उनके जो फैमिली है उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके लाइवलीहुड पर क्या असर पड़ेगा। तो बाय कंसिडरिंग ऑल दीज सोशल कॉजेज वी शुड कंसिडर द ऑप्शंस एज पर द नीड। तो ये सिंपली प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी का कहना है। इसके तहत आपका जो अन्य ऑब्लिगेशन है सोसाइटी की उसको भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिकली प्रिजर्विंग द ह्यूमन लाइफ, बिकॉज ह्यूमन लाइफ वंस गोन इट कैन नॉट बी इनएविटेबल। तो अगर हम बात करें कैपिटल पनिशमेंट की, तो कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी सिंपली मतलब है कि कोई भी जो ऑफेंडर है, गुनहगार है, उसको डेथ की सजा मिलती है आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? बिकॉज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। एंड डेथ पेनल्टी का इश्यू बार बार आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे में कुछ फैक्ट्स एंड डाटा आपको कोट करने चाहिए। तो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, एमनिटी इंटरनेशनल। इनका कहना है कि इंडिया वन ऑफ द 56 कंट्री में से एक है जहां पर अभी भी डेथ पेनल्टी है। और जो अन्य 142 कंट्रीज हैं उन्होंने या तो डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया है अपने कानून से, या फिर
बहुत ही मिनिमल प्रैक्टिस है वहाँ पर। तो अगर आपको डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में कुछ लिखने हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। एंड चाइना रिमेन्स द कंट्री जहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी होते हैं, बिकॉज वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है नहीं। देन फॉलोड बाय ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक एंड इजिप्ट। अब बात करते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट जजमेंट या प्रोविजन जो कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिक्लेयर करी है। तो एक तो आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है, जिसके तहत आपका सर्टेन केसेस आपको भी पता है कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, तो उन्हीं को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कहा जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा था कि जो डेथ पेनल्टी है वो तभी अवॉर्ड की जानी चाहिए अगर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में से एक है एंड अन्य जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं या रास्ते हैं वो आपके बंद हो गए हों तब। और कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्डनिंग पावर है एग्जीक्यूटिव की वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है। ये आपको प्रॉब्लम्स के लिए याद रखना है, बिकॉज प्रेसिडेंट डू हैव द पार्डनिंग पावर एंड इवन दैट कैन बी अंडर जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट इज योर भगवान दास वर्सेस स्टेट 2011, इसमें आपका कंसिडरेशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन केसेस रिलेटेड टू ऑनर किलिंग, इससे रिलेटेड आपका जजमेंट था। नेक्स्ट इज योर लॉ कमीशन 262 रिपोर्ट, ये आपको टैग कर लेने हैं क्योंकि ये आप लिख सकते हो एज ए कंक्लूजन के रूप में, बिकॉज लॉ कमीशन 262 रिपोर्ट में ये रिकमेंड की गई थी कि डेथ पेनल्टी को एबलिश कर दिए जाने चाहिए फॉर ऑल क्राइम्स अदर देन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस या फिर वेजिंग वॉर। यानी कि अगर टेररिज्म से रिलेटेड ऑफेंसेस है या फिर वेजिंग वॉर से रिलेटेड ऑफेंस है तो इसको छोड़कर बाकी अन्य क्राइम के लिए जो डेथ पेनल्टी है वो एबलिश कर देनी चाहिए। तो ये आपका कंसेप्ट 1 हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल 2, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी एसेसेस द मनरेगा। मैंने आपको बताया कि अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठ रही है बिकॉज बजट सेशन इज गोइंग ऑन। तो ऐसे में डिफरेंट इश्यू पर जो पीएससी है वो अपने अपने रिपोर्ट पेश करती है। तो अभी आपका मनरेगा के ऊपर असेसमेंट रिपोर्ट आया है, तो देखेंगे इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं और अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो वेलफेयर स्कीम ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर इन द स्टेट्स। तो जो रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट वो तब निकल कर आ रही है जब मनरेगा एक प्रकार से सेफ्टी नेट बन गया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। बिकॉज आपको पता है रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था कोविड-19 के पीरियड में, जहां पर जो अर्बन एरियाज में रह रहे माइग्रेंट्स हैं वो लौटकर विलेजेज आ रही थी, बिकॉज लॉकडाउन के कारण एंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो शट डाउन हो चुकी थी। तो दैट्स वाई जो डिमांड है मनरेगा का वर्क के लिए काफी ज्यादा हाई था इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सर्टेन लिमिटेशंस इस मनरेगा स्कीम के आइडेंटिफाई किए गए हैं इस रिपोर्ट में। तो पहली बात तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन स्टेट्स के साथ कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिलती है। कैसे? बिकॉज टाइमली रिलीज जो फंड किए जाने चाहिए वो नहीं हो पाते, जिसके कारण जो सैलरी है वेजेज जो मिलनी चाहिए वर्कर्स को टाइमली वे में वो नहीं मिल पाते। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण जो फंड्स रिलीज है उसमें डिले हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नॉन कंप्लीशन ऑफ रिक्विजाइट प्रोसीजर फॉर्मेलिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी आपके प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज का टारगेट होता है कंप्लीट करने के लिए विद इन द टाइम फ्रेम वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाती है। एंड नेक्स्ट इज योर नॉन अपडेशन ऑफ मस्टर रोल। ये जो आपका मस्टर रोल है एक प्रकार से एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर होता है कि अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फिर उनका नाम रजिस्टर किया जाता है सो दैट उनको पेमेंट मिल सके। तो जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो विद इन 3 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क उनके नाम रजिस्टर हो जाने चाहिए, तभी तो उनके जो वेजेज वो मिल सकेंगे, लेकिन वो भी टाइमली मैनर में नहीं हो पाता। एंड नेक्स्ट इज योर डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं उसमें भी डिले देखने को मिलती है। तो पूरी कंक्लूजन यही है
कि डिले इन पेमेंट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दीज इश्यू, और इसके कारण जो वर्कर्स है वो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड से रिलेटेड इशू झेलते हैं, बिकॉज पेमेंट जब टाइमली नहीं होगा। और आपको भी पता है मनरेगा वर्कर्स वो जो भी अर्न करते हैं एक दिन में वो पूरा खर्च उन्हें करना पड़ता है, तो अगर जब भी डिले होगा पेमेंट में तो कहीं ना कहीं उनका जो डेली रूटीन है वो प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। तो रिकमेंडेशन में ये बातें की गई हैं कि जो गारंटी डेज ऑफ वर्क दी जाती है, अभी फिलहाल तो 100 डेज है, उसको बढ़ाकर 150 डेज कर दिया जाए, बिकॉज आपका जो डिमांड है वर्क का काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के कारण जो अदर अल्टरनेटिव्स ऑफ वर्क वो नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा रिकमेंडेशन है कि जो अनस्पेंट बैलेंसेस होते हैं वो इंश्योर किया जाए कि उसको कंप्लीटली आपका यूटिलाइज किए जा सके टाइम बाउंड मैनर में, वो भी फाइनेंशियली प्रूडेंट तरीके से। एंड नेक्स्ट इज योर वेजेज रेट में भी बढ़ोतरी की जाए, बिकॉज काफ़ी कम वेजेज इनको मिलते हैं। आप एक बार सर्च करना, बहुत ही कम वेजेज मिलते हैं। और अभी इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो कम वेजेस के कारण इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है, वो भी नहीं फुलफिल हो पाती। एंड नेक्स्ट इज योर यूनिफाइड वेज रेट होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री सो दैट डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना हो सके। लेबर बजट जो स्कीम का है उसको पीरियोडिकली रिव्यू की जानी चाहिए। अभी आपको पता है कि जो बजट एलोकेशन की गई है मनरेगा के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिवाइज एस्टिमेट्स से कम ही है, तो जबकि डिमांड जो है वर्क की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो बजट एलोकेशन हुई है इस बार वो कम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर रिवाइज एस्टिमेट्स। एंड अगर मनरेगा की बात करें तो आपको भी पता है ये डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसके तहत 100 डेज का 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जाता है इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड जिनके जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं। याद रखना ये स्कीम आपके अर्बन एरियाज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दीज आर फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसलिए रिकमेंड कभी कभी दी जाती हैं कि जो अर्बन रीजन में रह रहे हैं वर्कर्स लेट्स से कि हैं उनको भी आपका अर्बन रिलेटेड स्कीम लाइक मनरेगा लाना चाहिए। So friends, we have discussed Article 2. Let's move to the Article 3. India targets 1.2 billion ton coal production by 2023-24, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल ने कहा है। तो सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इसके अंतर्गत कवर होगा। तो मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है इन्होंने कोल प्रोडक्शन प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके तहत 1 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस करे जाएंगी फ्रॉम द कोल इंडिया लिमिटेड माइंस। और इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने 15 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसका कैपेसिटी है 160 मिलियन टन पर एनम कोल प्रोड्यूस करने का, और इसको ऑपरेट किया जाएगा माइन डेवलपर कम ऑपरेटर मोड के द्वारा। एंड जो कोल इंडिया लिमिटेड है इन्होंने सर्टेन स्टेप्स भी लिए हैं टू अपग्रेड द मैकेनाइज्ड कोल ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग सिस्टम अंडर द फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसके तहत डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, सिंपल भाषा में कहे तो। और आप देख सकते हैं ऑल इंडिया प्रोडक्शन जो कोल का है ड्यूरिंग 2020-21 वो इतना रहा, यानी कि 716.08 मिलियन टन। एंड कहीं ना कहीं निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ अप्रोक्स 2.03%। क्यों? बिकॉज 2021 का पीरियड याद करो, इस पीरियड को याद करो, लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी, सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है शट डाउन हो गए थे, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई थी, दैट्स वाई जो प्रोडक्शन है कोल की वो भी आपका कम हो गई थी। अब बात करते हैं स्टेप्स क्या ली गई गवर्नमेंट के द्वारा टू इनहांस द प्रोडक्शन ऑफ कोल। तो पहली बात तो कॉमर्शियल ऑक्शन कोल का अब किया जाता है रेवेन्यू शेयर मैकेनिज्म पर। रेवेन्यू शेयर मैकेनिज्म यानी कि पहले क्या होता था कि हमने कोल ऑक्शन कर दिए, कोल ब्लॉक ऑक्शन कर दिए, वन टाइम पेमेंट कर दिया, हो गया। लेकिन अभी क्या है, रेवेन्यू शेयर मैकेनिज्म है। ठीक है, तो रेवेन्यू आते रहेंगे। नेक्स्ट इज योर सिंगल विडो क्लियरेंस पोर्टल फॉर द कोल सेक्टर।
कि लेट्स से कि कोल माइंस को अप्रूवल देनी है, तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल तैयार है जिसके तहत जो कोल माइंस के ऑपरेशनलाइजेशन को फास्ट ट्रैक किया जा सके। बिकॉज अगर डिले होगा तो समझ सकते हो कि कोल प्रोडक्शन टाइमली मैनर में नहीं हो सकेंगी, तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है टू द थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्री वो भी प्रभावित हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट इज योर रोलिंग ऑक्शन, सो दैट जो ऑक्शन कंडक्ट करने की स्पीड है, प्रोसेस है, उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके एंड मोर राउंड्स ऑफ ऑक्शन हो सके एक साल में। जितना ज़्यादा राउंड ऑफ ऑक्शन उतनी ज़्यादा कोल ब्लॉक एलोकेशन और उतना ज़्यादा प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट इज योर 100% एफडीआई तो अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से इन द कोल माइनिंग। तो एक तो आपका ऑटोमेटिक रूट होता है, एक आपका गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट में आपका गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना जरूरत होता है। तो आपको प्रीलिम्स के याद रखना है 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटेड रूट। एंड अगर हम बात करें क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं कोल सेक्टर के द्वारा, तो एक तो यही है कि जो टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ओपन कास्ट माइनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है कोल एक्सट्रैक्शन के लिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, मल्टीपल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, तो इसके कारण जो आपका ऑक्शनिंग है या फिर प्रोसेस है उन सब में डिले हो जाती है, तो इट ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट इज योर वी आर गोइंग टू बी शिफ्टेड टुवार्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके कारण भी जो कोल सेक्टर है या कोल बेस्ड इंडस्ट्री है वो आपका प्रभावित हो सकती है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है एंड वी आर ऑल्सो टारगेटिंग फॉर 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2030। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि कोल की डिमांड कम हो जाए। नेक्स्ट जो इलीगल माइनिंग भी बढ़ती जा रही है एज वेल एज एक्सपोर्टिंग ऑफ द कोल। इलीगल माइनिंग, आपने रेड होल माइनिंग की भी बात सुनी होगी, अभी हाल फिलहाल इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई थी इलीगल माइनिंग को लेकर। और इंडिया जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, आपको याद रखना है, एंड वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का भारत। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस किया, ये है आपका कोल रिजर्व। आप देख सकते हो ये आपका असम वैली है, और जनरली आपको जो कोल ब्लॉक्स मिलेंगे वो आपके रिवर वैली के अलोंग ही मिलेंगे। जैसे ये आपका रीजन मिल गया, एंड यहाँ पर भी आपका रिवर सिस्टम है, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड ऑन क्रिएटिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो आपके न्यूक्लियर फिजन FISSION फिजन के माध्यम से एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन काफ़ी रेयर है। और हालांकि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ये, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी जनरेट की जा रही है, और न्यूक्लियर फ्यूजन वही रिएक्शन है जो आपके सन या फिर स्टार में देखने को मिलती है, जिसके कारण ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस होते रहती है सन और स्टार में। और अगर हम बात करें डिटेल की, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हो, कहाँ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो जो यूके बेस्ड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मेजर ब्रेक थ्रू हासिल की है, बिकॉज इन्होंने 59 मेगा जूल्स सस्टेन्ड फ्यूजन एनर्जी 5 सेकेंड के भीतर भीतर जनरेट की। आप समझ सकते हो, अप्रोक्स 11 मेगावाट कह सकते हो। तो 11 मेगावाट की एनर्जी 5 सेकेंड में, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और 1997 में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उस समय अप्रोक्स इसका आधा ही जनरेट हो सका था। तो इसका मतलब ये निर्देशित कर रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन एक मेजर टेक्नोलॉजी के रूप में निकल सकती है फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। एंड जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस मशीन का नाम है टोकामक। ये याद रखना है आपको, टोकामक, जो कि एक डॉग नट शेप्ड apparatus है। और इस मशीन में बेसिकली ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, उसको हीट किया गया टू ए टेम्परेचर विच इज 10 टाइम्स हॉटर देन द सेंटर ऑफ द सन, है ना, टू क्रिएट प्लाज्मा। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस वही कि जो आपका इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर चल रहा है, ये जो आपका ITER है,
पहली बात तो ये फ्यूजन रिसर्च को प्रमोट करता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय 7 मेंबर्स, जिसमें इंडिया भी मेंबर है, ये भी याद रखनी है, अलोंग विद चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। और ये जो आपका ITER है, ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहा है। काफी लंबे समय से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इट विल ऑल्सो बूस्ट द रिसर्च ऑफ ITER। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अप्रोक्स अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लो कार्बन लो रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, बिकॉज आप अंदाजा लगा सकते हो विद इन 5 सेकेंड 11 मेगावाट ऑफ पावर प्रोड्यूस की गई न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से। तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस की समस्या है उसको सॉल्व करने में मदद कर सकती है, साथ ही साथ आपके लो कार्बन इमिशन है, ये दूसरा सिग्निफिकेंस है। और अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो दो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है और आफ्टर कम्बिनेशन वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और यही सिमिलर प्रोसेस आपके स्टार्स एंड सन में फॉलो किए जाते हैं। जैसे आपका ड्यूटेरियम है, 1 आइसोटोप ड्यूटेरियम है, ये दोनों अब आपका फ्यूज करेगा एंड अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगा, और इस हीट के माध्यम से आपका जो स्टीम है उसको मोटर को मूव करवाएगा एंड अल्टीमेटली आपका एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। एंड फ्यूजन रिएक्टर आपके नो हाई एक्टिविटी या लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये भी एक तीसरा सिग्निफिकेंस है, लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये। एंड जो बर्न फ्यूल है फ्यूजन रिएक्टर में वो आपका हीलियम होता है, विच इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस। जैसे देख सकते हो ये बर्न फ्यूल कौन है, आपका हीलियम है। And because of the tremendous amount of pressure and temperature which is required for the fusion, that's why it is very difficult कि इसको longer period तक sustain किए जा सके, ये एक challenge है, ठीक है, because we need tremendous amount of pressure and temperature, और उसको लंबे समय तक sustain करना वो भी अभी फिलहाल अभी के टेक्नोलॉजी में तो चैलेंजिंग ही है, आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रिपेयर्स कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब ये कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या है? बेसिकली जैसे आपको भी पता है कि इंडिया आपका बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को बॉर्डर करता है, तो जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन दो ओशियन बॉडीज में होंगी तो उसका इम्पैक्ट जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल हैबिटेट है, कोस्टल पॉपुलेशन है, उन पर पड़ेगी। तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन गई है और उसके कारण जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी है वो भी बढ़ गई है, जैसे सी लेवल राइज होना या फिर ओशियन वार्मिंग। तो इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहा जाए और उसके लिए वी हैव द कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो एनालाइज करेगा रिस्क एसोसिएटेड विद दीज इंसिडेंट्स। तो अगर हम बात करें डिटेल से तो सबसे पहले सिलेबस की तरफ जाते हैं। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी ये कवर होगा। तो देख सकते हो ये जो आपका इनक्वाइस है, इनक्वाइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन्होंने कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंडक्ट करी है इंटायर इंडियन कोस्ट को लेकर स्टेट लेवल पर, सो दैट एक प्रॉपर एटलस मैप तैयार किया जा सके जिसमें आपके 156 मैप्स होंगे ऑन 1:1,00,000 स्केल टू प्रिपेयर द कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। और जब हम बात करते हैं कोस्टल वल्नरेबिलिटी तो क्या है आपका, इसके तहत जो लोग हैं या फिर लोकेशन विच आर सस्पेक्टेबल टू द डिस्टर्बेंसेस काउज ड्यू टू द कोस्टल हजार्ड। जैसे इंडिया का मैप अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये जो आपका कोस्टल रीजन है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं या फिर ये जो लोकेशंस हैं, ये कोस्टल हजार्ड के वल्नरेबिलिटीज से ज़्यादा निगेटिवली अफेक्ट होंगे, तो उन लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा सो दैट हम अर्ली एक्शंस ले सके अगर कुछ इस प्रकार के इंसिडेंट घटते हैं। तो क्या की हाईलाइट है इसके, तो पहली बात तो ये जो मैप है वो डिटरमाइन करेगी कोस्टल रिस्क जो देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द फ्यूचर सी लेवल राइज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड जियोलॉजिकल पैरामीटर्स। दूसरा है आपका जो CBI है
यानी कि कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये सर्टेन पैरामीटर्स जैसे आपका टाइडल रेंज को जज करेगा, वेव हाइट को भी देखेगा, कोस्टल स्लोप कैसा है, कोस्टल एलिवेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल एलिवेशन अगर लो है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है आपके सी लेवल राइज के कारण। एंड शोर लाइन चेंज रेट, जियोमॉर्फोलॉजी, हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिलेटिव सी लेवल चेंज, इन सब को कंसिडर करके ये सीबीआई तैयार की जाएगी। एंड साथ ही साथ कोस्टल मल्टी हजार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग ये भी कैरी आउट की जाएगी सो दैट एक कंपोजिट हजार्ड जोन तैयार किया जा सके जो कोस्टल एरियाज which are prone to the inundation because of the extreme flooding event based on the analysis वो मैपिंग तैयार की जा सके। एंड सिग्निफिकेंस यही है कि जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है वो आपका कोस्टल डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ रेजिलिएंट कोस्टल कम्युनिटीज को भी मजबूत करने में काफ़ी उपयोगी होगा। और सिग्निफिकेंस इसका आप समझ सकते हो बिकॉज 26% जो भारतीय पॉपुलेशन है वो आपका 100 किलोमीटर के विद इन रहते हैं फ्रॉम द शोर लाइन। शोर लाइन यानी कि जैसे आपका ये आपका शोर लाइन है इंडियन पेनिनसुला, लेट्स से कि आप एग्जांपल ले लो, एंड ये जो आपके वाटर होते हैं सी लेवल के तो उसी वाटर लेवल को शोर लाइन कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर आपका जो वाटर है पेनिट्रेट नहीं करता है, तो वो हो गया आपके शोर लाइन। और अगर हम बात करें INCOIs की तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है, ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। और ये ओशियन डाटा साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है थ्रू सस्टेन्ड ओशियन ऑब्जर्वेशन एंड साथ ही साथ बेस्ड ऑन द डाटा कांस्टेंट इंप्रूवमेंट भी करते रहती है सिस्टमेटिक एंड फोकस रिसर्च के माध्यम से इन द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ओशियन मॉडलिंग। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म दैट किल्ड स्टारलिंक सैटेलाइट। तो अभी हाल फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज आया था कि अभी ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए थे, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स ने उन स्टारलिंक सैटेलाइट को डिफंक्शनल कर दिया। तो सिलेबस देखते हैं, तो देख सकते हो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT स्पेस इसके अंतर्गत कवर होगा। तो जो स्टारलिंक है विच वाज लॉन्च्ड बाय द SpaceX, इसने डजन्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉस्ट कर गए विच वाज काउट इन ए जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है उससे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो आपका स्टारलिंक प्रोजेक्ट है प्रीलिम्स के लिए हो सकता है पूछ लिया जाए। ये लो अर्थ ऑर्बिट में मूव करने वाले सैटेलाइट है, अप्रोक्स 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड या फिर उससे भी कम एल्टीट्यूड में ये सैटेलाइट पुट ऑन किए गए हैं सो दैट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। और जब हम बात करते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की तो इसके तहत जो हमारा अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है उस अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द वेरी हाई एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सोलर विंड। और सोलर विंड तो जनरेट होते रहती है सन से, और वो जब एक्सट्रीम होती हैं तो फिर वो आपका स्पेस में ट्रेवल करके जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है उसको भी प्रभावित करने का प्रयास करती है। एंड अगर हम बात करें मैग्नेटोस्फीयर की तो एक प्रकार से ये डेडिकेटेड एरिया ऑफ स्पेस कह सकते हैं, जैसे ये आपका हमारा अर्थ है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है जिसके कारण आपका अगर सोलर फ्लेयर या सोलर विंड आता है तो वो हमारे जो मैग्नेटोस्फीयर है उसको यानी कि अर्थ को सोलर विंड के इन्फ्लुएंस से बचाएगा। तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एंड मैग्नेटोस्फीयर के बारे में हमने बात कर ही लिया आपको। एंड ये जो स्टॉर्म्स हैं यानी कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, इसके ओरिजिन का क्या कारण है? तो इसके ओरिजिन का कारण बेसिकली जो आपका सोलर फ्लेयर है वो सन से निकलती है, और ये जो सोलर फ्लेयर है ये बेसिकली सडन एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का विच इज कॉज्ड बाय द रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द सन स्पॉट।
अब सन में भी तो आपको भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, तो उनका जो इंटीरियर होता है वो आपका मेटालिक मिनरल से भरा पड़ा होता है, एंड चूँकि बेस्ड ऑन द इंटरनल मैकेनिज्म जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। एंड सन स्पॉट आपका तब देखने को मिलेगा जब सोलर मैग्नेटिक साइकिल जो वर्क करता है सन के इंटीरियर के अंतर्गत और एक डेडिकेटेड लोकेशंस क्रिएट करते हैं दैट लीड्स टू द राइज इन द सरफेस, एंड वो डार्क स्पॉट की तरह दिखते हैं। और डार्क क्यों दिखते हैं ये याद रखना, बिकॉज दे आर कूलर देन द अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस। और इम्पैक्ट क्या होगा अर्थ पर, तो पहली बात तो ये कि जो स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज हैं, जैसे आपका जीपीएस है, रेडियो है, सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन है, उसको अफेक्ट करेगा बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो शॉर्ट सर्किटिंग करवाया जा सकता है, हो सकता है। एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट, पावर ग्रिड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सबको भी प्रभावित करेगा। एंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस वॉक, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस वॉक के लिए गए उनको भी तो हेल्थ रिस्क देखने को मिल सकती है, बिकॉज अगर वो एक्सपोजर में आ जाते हैं सोलर रेडिएशन के। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स इन डिटेल, होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।